आज हम बात कर रहे हैं डिसोल्यूशन के टॉपिक पे, जिसमें कि ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट है। 2 पार्टनर है इस समय और दोनों पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए। ये 3 पार्टनर रहेंगे और तीनों पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए। तो क्या करना है? अभी तक हमने देखा है कि 1 पार्टनर इंसॉल्वेंट के केस में उसकी डेफिशिएंसी बाकी के 2 सॉल्वेंट पार्टनर्स पे करना है, और अगर 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए तो उनकी डेफिशिएंसी एक अकेला सिंगल पार्टनर पे करेगा। लेकिन अगर तीनों पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए तो उनकी डेफिशिएंसी कौन पे करेगा? वो किसका लॉस है? फिर वो लॉस है क्रेडिटर्स का, या जिन्होंने फर्म में पैसा लगाया उनका लॉस। ठीक है, तो अभी तक हम क्या करते थे, रिलायशन अकाउंट में हम सारे एसेट्स ट्रांसफ़र करते थे डेबिट साइड, और लायबिलिटीज़ हम क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र करते थे। रीज़न ये था कि लायबिलिटीज़ को पूरा पेमेंट मिलेगा इसकी गारंटी होती थी, क्योंकि पार्टनर्स पे करते थे, पार्टनर्स सॉल्वेंट थे। लेकिन जब तीनों पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए तो लायबिलिटीज़ को पूरा पैसा मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट केस में आप लायबिलिटीज़ रिलायशन अकाउंट में नहीं लिखेंगे, आप लायबिलिटीज़ का एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, यानी कि क्रेडिटर्स। इस सब में जो हम सम सॉल्व कर रहे हैं, ये आपके टेक्स्ट बुक का पेज 240 क्वेश्चन नंबर 12 है। तो इसमें एक ही लायबिलिटी है क्रेडिटर्स, तो हम क्रेडिटर्स का अलग से अकाउंट बनाएंगे। अगर एक से ज़्यादा लायबिलिटी है, मान लीजिए क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल भी होता, तो आपको क्रेडिटर्स का भी अकाउंट बनाना है और बिल्स पेबल का भी अलग अकाउंट बनाना है। अब आपको ये रिलेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड नहीं लिखना है, इनके लिए आपको सेपरेट अकाउंट बनाना है। ऐसे कब करना है? जब आपके सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएंगे और एक नया अकाउंट बनेगा डेफिशिएंसी अकाउंट। ठीक है, सो रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक, ये 3 तो बनेंगे ही। इनके अलावा एक नया अकाउंट बनेगा डेफिशिएंसी अकाउंट, और लायबिलिटीज़ का अकाउंट आपको अलग से बनाना होगा। लायबिलिटीज़ अभी तक आप जो रिलेशन में क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र करते थे, अब वो वहाँ नहीं आएगा, वो अब आपको सेपरेटली ड्रॉ करना होगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे डेफिशिएंसी आती हैं। दोनों यहाँ पे 2 पार्टनर्स हैं, दोनों इंसॉल्वेंट है, उनकी डेफिशिएंसी अकाउंट में जाएगी। ठीक है, सो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट हम एसेट्स ट्रांसफ़र करेंगे एज यूजुअल। अब रिलेशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे 2 सन्ड्री एसेट्स, इसके अंडर प्लांट एंड मशीनरी। फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे 40,750, देन फर्नीचर 4,000, then debtors 5,000, स्टॉक 6,250, और ये तीनों मिला के आपका अमाउंट आ गया 30,000 इन सेकेंड कॉलम। ये एसेट्स की टोटल हो गई। इसके साथ कैश एट बैंक दिया है, तो ये ऐसा है, रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेफिशिएंसी, क्रेडिटर्स, और उसके बाद बैंक अकाउंट बनेगा। वहाँ मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ बनाया, तो आप क्रेडिटर्स के बाद बैंक अकाउंट बनाएंगे। तो मैं बैंक अकाउंट में लिख रहा हूँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट इज 3,000, और एक पार्टनर का बैलेंस उन्होंने एसेट साइड दिया है, तो आप जानते हैं कि वो आपको डेबिट में लिखना है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, शिव है उसका नाम, और 12,000 अमाउंट है, तो आप डेबिट साइड लिखेंगे। एसेट साइड दिया इसलिए डेबिट साइड लिखेंगे। और शाश्वत का बैलेंस इन्होंने क्रेडिट साइड दिया है, लायबिलिटी साइड दिया है, तो हम उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे। बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट इज 6,000। ठीक है, क्रेडिटर्स का अमाउंट 39,000 है। तो नॉर्मल केस में जिसमें कि सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं रहते हैं, आप यहाँ लिख देते हैं, बट अब सब पार्टनर इंसॉल्वेंट है, आप यहाँ पे लिखोगे। क्रेडिटर्स का बैलेंस क्रेडिट साइड आएगा, क्योंकि लायबिलिटीज़ का बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड आता है। क्रेडिटर्स अकाउंट में क्रेडिटर्स मत लिखना, वो आपको लेजर का रूल पता होगा कि जो अकाउंट आप बना रहे हैं उसमें वो खुद कभी नहीं आएगा। सो आप क्या लिखेंगे? बैलेंस ब्रॉट डाउन 39,000। सो बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया, हमारी पोस्टिंग पूरी हो गई। अब इसके बाद हम चलेंगे एडजस्टमेंट्स पे। क्वेश्चन दिया है, ड्यू टू वीक फाइनेंशियल पोजीशन ऑल द पार्टनर्स वर डिक्लेयर्ड बैंकक्रफ्ट, एसेट्स वर रियलाइज्ड एज स्टॉक 3,500। तो रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बैंक अकाउंट, जो दिया है स्टॉक इज 3,500 फर्स्ट कॉलम। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज फर्नीचर 2,000, then debtors 5,000, and machinery 7,000। इन सबका टोटल 17,500, और इसकी करस्पॉन्डिंग इफेक्ट जाएगी बैंक अकाउंट में डेबिट साइड। आप यहाँ लिखेंगे टू रिलेशन अकाउंट
17,500, ठीक है। एसेट सेल किया, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है और एसेट्स बेच के पैसे मिलेंगे तो बैंक अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि इनकी कुछ एक्सपेंसेस हो गई हैं। द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द स्टेट अमाउंटेड टू ₹1500, मतलब एसेट्स बेच के जो पैसे मिल रहे थे वो एसेट सेल करने में इनसे कुछ ₹1500 एक्सपेंसेस हो गई है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड, इसकी जनरेटरी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में आप लिखते हैं टू बैंक अकाउंट, अंडर इट एक्सपेंसेस, अमाउंट इज 1500 सेकेंड कॉलम में, और पैसा गया आपका बैंक अकाउंट में, इसकी सेकेंड इफेक्ट आएगी बाय रियलाइजेशन अकाउंट और आपका अमाउंट होगा 1500, ठीक है। सो एडजस्टमेंट्स आर ओवर। अब हम टोटलिंग करेंगे। फर्स्ट वी विल क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट एंड डिफरेंस ऑफ रियलाइजेशन विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। सो पहले देखते हैं, ऑल पार्टनर इंस्टॉलमेंट है तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी डेबिट साइड ही ज़्यादा आएगी। फिर भी देखते हैं, ये डेबिट साइड की टोटल है 31,500, सेम टोटल वी विल राइट हियर, एंड डिफरेंस इज 14,000, एंड दिस 14,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स in their profit sharing ratio, which is equal. It is given in the question. क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है कि इनका रेशियो इक्वल है। सो 14,000 अगर दोनों पर्सन्स में डिवाइड करेंगे तो ईच पार्टनर विल गेट 7,000। यहाँ से रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड है तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 7,000, ठीक है। तो अगर कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ होता तो उसकी रियलाइजेशन अकाउंट का जो डिफरेंस है वो पार्टनर्स कैपिटल में गया। अब हम पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करेंगे। दोनों पार्टनर इंसॉल्वेंट है, बट देख लेते हैं किसी की प्रॉपर्टी बेच के कुछ मिला है क्या। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि शाश्वत की प्राइवेट प्रॉपर्टी से तो कुछ नहीं मिला, सफिशिएंट नहीं थी, बट दूसरा पार्टनर जो है शिव, उसके स्टेट से आपको 500 रुपये मिल गए, तो 500 रुपीज़ आ रहे हैं आपके पास, पैसे आ रहे हैं शाश्वत की प्रॉपर्टी शिव की प्रॉपर्टी से आ रहे हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे पैसे आ रहे हैं बाय बैंक अकाउंट, आपको शाश्वत की प्रॉपर्टी से 500 मिला तो यहाँ पे आएगा 500। और सेकेंड इफेक्ट, बैंक अकाउंट में डेबिट साइड आप यहाँ लिखेंगे शिव्स कैपिटल 500, शिव की प्रॉपर्टी से 500 रुपीज़ आएंगे। इसके बाद हम क्लोज करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल का जो भी डिफरेंस आएगा वो डेफिशिएंसी अकाउंट में शिफ्ट होगा, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल का जो भी डिफरेंस आएगा वो डेफिशिएंसी अकाउंट में शिफ्ट होगा। अगर वन पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो उसकी डेफिशिएंसी दूसरे पार्टनर पे कर देते हैं, बट यहाँ पे दोनों पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो इनकी डेफिशिएंसी कोई नहीं पे कर पाएगा, तो इनका एक अलग अकाउंट बनेगा डेफिशिएंसी अकाउंट और उसमें ये अमाउंट जाएगी। सो मैं यहाँ पे टोटल कर रहा हूँ 7,000 और 19,000, ये भी 7,000, 1,000 और ये 19,000 और ये आ जाएगा 18,500 और इनकी करस्पॉन्डिंग इफेक्ट यहाँ पे आएगी। शाश्वत कैपिटल 1,000, शिव्स कैपिटल 18,500। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। यहाँ से आपने ये यहाँ शिफ्ट किया, अब यहाँ पे आएगा 19,500, सेम टोटल यहाँ पे आएगी 19,500 और डेफिशिएंसी अकाउंट का जो डिफरेंस है वो जाएगा आपके क्रेडिटर्स अकाउंट में। ये लॉस क्रेडिटर्स का हुआ है, यहाँ से फिर यहाँ डेबिट साइड आएगा। डेफिशिएंसी अकाउंट में क्रेडिटर्स लिखा है तो क्रेडिटर्स अकाउंट में क्या लिखेंगे आप, टू डेफिशिएंसी अकाउंट 19,500। एक बार फिर से देखते हैं, पार्टनर्स की प्रॉपर्टी सेल करने के बाद जो पैसे मिले वो लिखा आपने, रिकॉर्ड किया और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज किया और पार्टनर्स कैपिटल का जो भी डिफरेंस है वो आप लिखेंगे बाय डेफिशिएंसी। शाश्वत का 1,000 था, शिव का 18,500 है और यहाँ से डेफिशिएंसी अकाउंट में ये डेबिट साइड आया। यहाँ पे क्रेडिट साइड था इसलिए डेबिट लिखा। किसी पार्टनर का अगर डेबिट में रहेगा तो उसका क्रेडिट साइड जाएगा। तो यहाँ से ये आपने यहाँ लिखा, शाश्वत का जो अमाउंट था उसके लिए शाश्वत कैपिटल 1,000, शिव्स कैपिटल 18,500 यहाँ से आया और इसकी डेफिशिएंसी अकाउंट के टोटल करेंगे और डेफिशिएंसी अकाउंट का जो डिफरेंस है वो लायबिलिटीज़ में डिवाइड होगा। यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल लायबिलिटी इसलिए हमने क्रेडिटर्स लिखा।
अगर दो लायबिलिटी, मान लीजिए बिल्स पेबल भी होता तो आपको बिल्स पेबल में भी डिवाइड करना था। फिर कैसे डिवाइड करते हैं, फिर उनके बैलेंस के प्रोपोर्शन में डिवाइड करना था। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का जो बैलेंस का प्रोपोर्शन रहेगा, बैलेंस का प्रोपोर्शन मतलब मान लीजिए कि क्रेडिटर्स 20,000 है और बिल्स पेबल 10,000 है, तो 2:1 में डिवाइड होता था। 20,000 क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल 10,000 है, तो 2:1 का प्रोपोर्शन हो गया। तो डेफिशिएंसी का जो डिफरेंस आता है वो बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स में 2:1 में डिवाइड होता था। बट यहाँ पे बिल्स पेबल नहीं है, इसलिए पूरा का पूरा अमाउंट क्रेडिटर्स में हमने शिफ्ट किया। यहाँ से फिर क्रेडिटर्स अकाउंट में आएगा डेबिट साइड। आप यहाँ क्या लिखेंगे, कहाँ से आया ये अमाउंट, डेफिशिएंसी अकाउंट से आया, तो टू डेफिशिएंसी अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल क्लोज कीजिए। पार्टनर्स का टोटल 39,000 था, अब उनको पेमेंट होगी और जो डिफरेंस है उसके लिए हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 19,500। ये डिफरेंस है, बैलेंसिंग फिगर 39,000 माइनस 19,500, और ये क्रेडिटर्स को आपने पे किया 19,500। ठीक है। अच्छा, ये अब आएगा बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड। यहाँ पे मैं लिखूँगा क्रेडिटर्स को आपने पे किया, सो ये हो गया क्रेडिटर्स अकाउंट 19,500। ठीक है। सो हो गया, आपका टैली होना चाहिए। दिस इज़ 21,000, दिस इज़ ऑल्सो 21,000। दिस वे अवर सम इज टैली, बैंक अकाउंट टैली हो गया। आई होप आपको ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट केस समझ गया होगा। इन शॉर्ट मैं फिर भी क्लियर कर देता हूँ, ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट रहेगा तो आप लायबिलिटीज़ रिलेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड नहीं लिखेंगे जिसे आप नॉर्मली लिखते हैं, आपको सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। इस सम की मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्रेडिटर्स था, इसलिए मैंने खाली क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया, लेकिन अगर बिल्स पेबल भी रहेगा तो बिल्स पेबल का भी अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। अच्छा, एक और नया अकाउंट बनेगा डेफिशिएंसी अकाउंट। ठीक है। रिलेशन अकाउंट तो नॉर्मल सेम ही रहेगा। पार्टनर्स कैपिटल का जो डिफरेंस आएगा वो डेफिशिएंसी अकाउंट में जाएगा। डेफिशिएंसी अकाउंट को क्लोज करेंगे, उसका जो डिफरेंस जाएगा वो लायबिलिटीज़ यानी कि क्रेडिटर्स में जाएगा, और क्रेडिटर्स का डिफरेंस बैंक में गया और बैंक अकाउंट टैली होना चाहिए। ठीक है। ओके, थैंक यू।